हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टॉपिल। स्टॉपिल का जो डॉक्ट्रिन है वो दे रखा है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में। मेंस में इस पे एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ दिस स्टॉपिल। तो आपको करना क्या है, बस बेयर एक्ट को कायदे से पढ़ना है, उसके इंग्रेडिएंट्स निकालने हैं, उसको लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। केस लॉज अगर आपका मन हो पूछा है तो आप लिख दो। अगर केस लॉज स्पेशली नहीं पूछा है तो आई डोंट थिंक कि कोई रिक्वायरमेंट है केस लॉज लिखने की। केस लॉज आप तभी लिखो जब आपको उसका एग्जैक्ट और असली नाम पता हो। गलत नाम गलती से मत लिख देना, ठीक है। अगर पूछा है तो ठीक है तब मेंशन करना, नहीं पूछा है तो अननेसेसरी, अगर आप श्योर भी नहीं है केस लॉज को लेके, ये एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा और केस लॉ पूछा भी नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि ना लिखो, ठीक है। गलत लिखने से बेटर है ना लिखो। अब देखिए स्टॉपिल जनरल मतलब क्या होता है स्टॉपिल का, कि एकदम आम भाषा में अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन किया, मैंने किसी सामने वाले आदमी से कोई चीज़ का रिप्रेजेंटेशन किया। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने कह दिया कि भाई ये चीज़ मेरी है, ठीक है, ये लैंड मेरी है, जो यहाँ पे ज़मीन रखी है वो मेरी है। तो हम यहाँ एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सामने वाले आदमी को। अब सामने वाला आदमी उस बात पे यकीन कर ले कि अच्छा हाँ ये बोल रही है ऐसा ऐसा, तो ये लैंड इसकी है, ठीक है। तो बिलीव करने के बाद वो इस चीज़ पे कोई एक्ट करे, किसी भी तरह का एक्ट कर ले कि भाई मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि ठीक है भाई ये लैंड हमको तुम बेच दो। तो यहाँ पे वो मेरे से मतलब यहाँ पे वो मेरे रिप्रेजेंटेशन पर यकीन किया। पहले तो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, सामने वाले आदमी ने यकीन किया, फिर उसने कुछ एक्ट कर दिया। एक्ट क्या किया, उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये लैंड हमको बेच दो। हमने कहा ठीक है चलो हम तुमको बेच देंगे। अब बाद में क्या होता है कि एक्चुअली में वो लैंड मेरी नहीं थी, ठीक है। ऐसा मुझे था कि हो सकता है कि वो लैंड आगे मेरी हो जाए, तो हम पहले से ही ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लैंड मेरी है। अब बाद में वो लैंड मेरी हो गई। अब हम जाके मना कर देते हैं सामने वाले आदमी से कि देखो उस टाइम जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो लैंड मेरी नहीं थी, मैंने हवा में ऐसे बोल दिया था, अब हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल और हम जो है अब बाइंड हो जाएंगे कि हम अपने स्टेटमेंट से पलटे ना। तो एक जनरल सी बात इसको समझे तो हम ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल कि हम अपनी कही हुई बात से पलट नहीं सकते। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है, लीगल डेफिनेशन ये नहीं है। जनरल एक्सप्लेनेशन था मैंने जो आपको दिया, लीगल एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है वो है 115 में, और एग्जामिनेशन में आपको यही लिखना है। देखिए सेक्शन 115 बात करता है when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief। देखिए ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन ने कोई डिक्लेयर, यानी कि रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इंडियन स्टॉपिल का, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला है, ठीक है। अब ये बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से हो रहे हैं, डिक्लेरेशन के थ्रू हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एक्ट के थ्रू, या ओमिशन के थ्रू। तो अगर हम कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंटेंशनली और उससे हम सामने वाले आदमी को किसी चीज़ का बिलीव दिलाते हैं कि भाई हम सच बोल रहे हैं, ठीक है। हम कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंटेंशनली सामने वाले आदमी से और उसे इस चीज़ का बिलीव दिलाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, फिर वो सामने वाला आदमी उस पर एक्ट करता है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, ठीक है। वो सामने वाला आदमी उस पर एक्ट करता है, फिर उसके बाद क्या होगा, नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड इन द सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। यानी कि अगर हम मेरी कही हुई बात पे सामने वाले आदमी ने बिलीव करके कोई एक्ट कर दिया, तो अब आगे, ठीक है, अगर कोई सूट है, ठीक है, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में हम अपने स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते, ना हम कर सकते ना ही मेरा एजेंट। सूट और प्रोसीडिंग यानी कि स्टॉपेल का प्रिंसिपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी लगता है और सिविल सूट में भी लगता है। तो अब हम अपने स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते। 115 को हम फिर रीड कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। व्हेन वन पर्सन has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। यानी कि पहले तो हमने रिप्रेजेंटेशन किया,
किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, डिक्लेरेशन से भी कर सकते हैं, एक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, या किसी तरीके के ओमिशन से भी कर सकते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन से सामने वाले आदमी को लगा, उसने मेरी बात पे यकीन किया, ठीक है, उसको बिलीव हुआ कि भाई ये सच बोल रहा है, उस बिलीव पे उसने कोई एक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपने स्टेटमेंट से पलट नहीं सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 115। अब हम इसके थोड़े थोड़े समझ लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। मैंने आपको एक जनरल मतलब बता दिया। पहला है कि रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से हो सकती है, एज आई हैव टोल्ड यू, डिक्लेरेशन के थ्रू, एक्ट के थ्रू और ओमिशन के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन का क्या है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, मतलब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, कोई फ्यूचर प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि 2 साल बाद जब ये मेरी लैंड हो जाएगी तब हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये लैंड आज मेरी है, तो मतलब जो फैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में है, जो भी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अभी वो एग्जिस्टेंस में है, वो कोई फ्यूचर प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या साइलेंस के थ्रू भी हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, साइलेंस के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर कहीं पे मेरी ड्यूटी है बोलना फिर भी हम साइलेंट हैं, तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केवल फैक्ट का ही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। लॉ का रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हम सबको पता है कि लॉ का हम एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि हमें लॉ नहीं पता था, तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ है बिलीव, यानी कि मैंने जो रिप्रेजेंटेशन किया सामने वाले आदमी ने उस पर यकीन किया, यानी कि मेरे रिप्रेजेंटेशन से उसके दिमाग में कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ। इफ़ेक्ट क्रिएट क्या हुआ कि उसने इस बात को यकीन किया कि ये जो कह रहा है वो सच बोल रहा है, यानी कि उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस पे बिलीव किया। ये है हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट। तीसरा है एक्ट अपॉन, यानी कि सिर्फ बिलीव करना ही यहाँ सफिशिएंट नहीं होगा, आपको फर्दर अपनी पोजीशन मूव करनी होगी। पोजीशन मूव करने का मतलब ये है कि वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि ये लैंड मेरी है, सामने वाले आदमी ने यकीन कर लिया कि चलो ठीक है ये लैंड तुम्हारी है, फिर उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है हमको ये लैंड इतने में बेच दो, इसका यहाँ पे सेल करो। तो यहाँ पे जब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन को मूव किया, तो ऑल्टरेशन ऑफ द पोजीशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बिलीव करके छोड़ देना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं हो जाएगा, आपको मतलब मेरे रिप्रेजेंटेशन से आपके दिमाग में कोई इफेक्ट क्रिएट हुआ, प्लस आपने उसके फर्दर जाके कोई एक्ट कर दिया, ये ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा। फिर ये है कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है इस सेक्शन का बेनिफिट, सामने वाला आदमी, उसको यहाँ पे ये बात दिखानी होगी कि उसको ये चीज़ नहीं पता था कि हम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसको ये चीज़ दिखानी होगी कि अगर उसको पहले से ही पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं फिर भी वो मेरे साथ आके कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ उसको इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज़ नेसेसरी कि उसको मेरे थ्रू जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसकी नॉलेज ना हो कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, वो इनोसेंटली एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन क्लेम कर रहा है बेनिफिट ऑफ एस्टॉपेल, उसको शो करना चाहिए कि ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ द थिंग, ठीक है। अगर देयर कैन बी देन नो एस्टॉपेल इफ सच पर्सन वॉज अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ द अफेयर्स। तब तो अगर आपको सच पता था तो आप अपनी गलतियों से, आपने ऑलरेडी गलती कर रखी है तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। गलती की है तो फिर यू हैव टू सफ़र। फिर है इतना हो गया। अब इस पे हम केस लॉज देख लेते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट केस है। जो सबसे पहला इस पे लीडिंग केस है उसका नाम है पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। आई विल जस्ट राइट इट। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, ये केस है, इसका ईयर है 1837, ठीक है। इस केस में यही जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं 115 में, वही चीज़ कही गई है कि अगर हम किसी अपने वर्ड या कंडक्ट से किसी सामने वाले आदमी को किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस का बिलीव दिलाते हैं और सामने वाला आदमी उसमें कुछ एक्ट कर दे, तो फिर हम अपनी पोजीशन, यानी कि हमने जो अपने रिप्रेजेंटेशन दिया था, ठीक है, वहाँ हम उससे पलट नहीं सकते। तो पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस में यही कहा गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो इस पे है वो है शरत चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा।
फिर जो इस पे अदर इम्पॉर्टेंट केस है उसका नाम है शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। ठीक है, शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि देखिए इस डॉक्ट्रिन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उसका गलत इंटेंशन ही हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हर टाइम कोई आदमी फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ ही कोई रिप्रेजेंटेशन दे, ये ज़रूरी नहीं है इस डॉक्ट्रिन के लिए। ज़रूरी ये है कि आपने हो सकता है किसी इनोसेंट तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन दी हो। ठीक है, आपका इंटेंशन गलत ना हो, आप सामने वाले आदमी को चीट ना करने चाह रहे हो, फिर भी उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर सामने वाले आदमी ने उस पर बिलीव करके कोई एक्ट कर लिया तो भी यहाँ पे ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी। मतलब कि इनोसेंट इंटेंशन के साथ भी ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो सकती है। हर टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन जहाँ होगा वहीं पे ये डॉक्ट्रिन आएगी। ज़रूरी ये है कि उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन पे सामने वाले आदमी ने यकीन करके एक्ट किया हो, ये ज़रूरी है इस डॉक्ट्रिन के लिए। ठीक है, तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। थैंक यू।